चलिए पहले मैं आपको न्यूरो साइकोलॉजी की डेफिनेशन बताती हूँ। आपने जो मुझे बताई है वो भी ठीक है। वही उसकी डेफिनेशन है। इसमें न्यूरो साइकोलॉजी में होता ये है, हम रिलेशनशिप देखते हैं ब्रेन, न्यूरो नर्वस सिस्टम और ह्यूमन बिहेवियर का। कि ह्यूमन बिहेवियर, हम जो भी नॉर्मल लाइफ में एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, या हम कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी हम कोई अगर एक्शन भी करते हैं, सपोज हमारा एक्शन ये भी है कि हम किसी चीज को टच करते हैं, तो इसका और हमारे नर्वस सिस्टम का, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, इनका क्या रिलेशनशिप है। मतलब हमारे ब्रेन में मैसेजेस कैसे आते हैं, फिर वो हमारी बॉडी को कैसे मिलते हैं, और फिर जो भी आगे हम एक्शन करते हैं तो वो हम किस तरह करते हैं, और हमारी बॉडी से वापस मैसेज ब्रेन की तरफ कैसे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, तो गर्म चीज को हाथ लगाते ही हम हाथ अपने पीछे कर लेते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे हमारे ब्रेन में मैसेज, हमारे ब्रेन से मैसेज हमारे मसल्स में आता है, हाथ के मसल्स में आता है, और हाथ के मसल से वापस ब्रेन में जाता है न्यूरॉन्स के थ्रू। ये सारा न्यूरो साइकोलॉजी के थ्रू होता है। ब्रेन और न्यूरॉन्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है और कैसे काम करते हैं, ये सारा कुछ होता है। इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि सिर्फ ये नहीं होता कि एक्शंस कैसे हम कर रहे हैं, ये भी होता है कि हम बात किसी से बात कैसे कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे अब डिफरेंट लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सब, मतलब हर रीजन की अपनी होती है। इसके अलावा मेमोरी हमारी के जो हम, हमारी पास्ट की चीज़ें हैं, जैसे कल क्या किया था हमने, परसों क्या किया था, हमारी बचपन की चीज़ें, कि बचपन में अक्सर हमें हमें याद रहता है, कुछ लोग को भूल जाती हैं बचपन की बातें। बचपन की चीज़ें हाँ भूल जाती हैं, तो वो इसीलिए भूल जाती हैं क्योंकि उनका जो ब्रेन एक्टिविटी होती है वो अ, खराब हो जाती है, ब्रेन में कोई ना कोई मसला हो जाता, इसकी वजह से कोई डिजीज हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है। बेसिकली कॉग्निटिव फंक्शंस जितने भी हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस कहते हैं थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। ये साइकोलॉजी की ही ब्रांच है जिसमें हम इमोशंस को, कॉग्निशंस और बिहेवियर्स का रिलेशनशिप देखते हैं कि ये आपस में काम कैसे करते हैं। हमारे ब्रेन में कोई डैमेज हो जाता है, कोई हमें डिजीज हो जाती है, कोई भी डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, या अगर कोई ब्रेन इंजरी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारी जो यादाश्त होती है, जो हमारी मेमोरी होती है, वो कैसे इफेक्ट होती है। ये बेसिक न्यूरो साइकोलॉजी की डेफिनेशन थी। इसके बाद नेक्स्ट है कि हम न्यूरो साइकोलॉजी पढ़ते क्यों हैं। हम न्यूरो साइकोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा ह्यूमन ब्रेन और बिहेवियर का रिलेशनशिप पता चल सके। हमें ये पता हो कि हम कोई भी बिहेवियर कर रहे हैं तो वो हमारे ब्रेन में जाता है। हम ये तो कहते हैं हमारा ब्रेन मैसेज देता है, लेकिन ब्रेन मैसेज कैसे देता है, या हमारे मसल्स उस मैसेज को रिसीव कैसे करते हैं, वो न्यूरॉन्स के थ्रू करते हैं। हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होती हैं हर जगह, हमारी बॉडी के हर पार्ट में। मसल्स के अंदर भी न्यूरॉन्स हैं, न्यूरल पाथवेज हैं जिसके थ्रू हमारा मैसेज कन्वे होता है। हम भी कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो गई है, साइकाट्रिक इलनेस अगर हो गई है, तो उसको हम डायग्नोज कर सकें, उसको ट्रीट कर सकें, और उसके ऊपर कोई भी अगर कंडीशन है, जैसे ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है, स्ट्रोक है, डिमेंशिया है, एडीएचडी, ऑटिज्म है। क्योंकि एडीएचडी और ऑटिज्म भी ब्रेन की डिसफंक्शनैलिटी की वजह से होते हैं। और इसके अलावा भी बाकी भी होते हैं, जैसे डिमेंशिया हो गया, एक वो एमनेजिया हो गया, ये वाली सारी चीज़ें, या जो जिसमें हम वैसे कहते हैं कि हमारी याददाश्त जो है कम हो रही है, तो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी ब्रेन एक्टिविटी कम हो रही होती है। इसके अलावा हमने ये देखना होता है कि हमारी जो लैंग्वेज एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है हमारी, मतलब हमें लैंग्वेज तो आती है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जो 50+ लोग होते हैं जिनकी एज 50 साल से ऊपर होती है, या 60-70 साल होती है, वो लोग बातें भूल जाते हैं, नाम अक्सर लोग भूल जाते हैं। और मतलब इतना क्लोज कि अपनी अपनी ही बच्चों के नाम भूल जाएंगे, उनको बातें भूल जाती हैं, उनको ये चीजें भूल जाती हैं कि हम इस वक्त किधर थे। या मतलब अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि जो एंड स्टेज पे बीमारी के, किसी भी बीमारी के एंड स्टेज पे होते हैं, तो वो अपना सारे पास्ट में चल जाते हैं। अक्सर वो ऐसे, जैसे जिसको हम कहते हैं कि बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनकी
उनकी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो इफेक्ट हुई हुई है, उनकी जो मेमोरी है या जो भी ब्रेन फंक्शन है वो इफेक्ट हुआ हुआ है। उनको ये चीज, उनकी जो याददाश्त है या फिर मेमोरी है वो जिसको हम कहते हैं खत्म होती जा रही है। वो यही होता है कि उसमें डिमेंशिया ज्यादातर लोगों में आ जाता है। डिमेंशिया क्या होता है कि याददाश्त भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाती है। मतलब पुरानी बातें ऐसे कि उनको अपने रिलेशनशिप्स भूल जाएंगे, अपना नाम तक भूल जाता है कुछ लोगों को, अपनी फैमिली मेंबर्स का नाम भूल जाता है। उसके अलावा उन्हें ये भी भूल जाता है कि मैं किधर हूँ इसमें, मैं किधर हूँ, मैं कौन हूँ। ये अक्सर आपने अगर कभी अपने हॉस्पिटल में कोई इंटर्नशिप वगैरह की है या वैसे भी रिलेटिव्स के साथ, या फिर अगर कभी आप गई हो हॉस्पिटल में, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि आप कौन हैं, आप किधर हैं, ये आपके सामने, आप किसके साथ आई हैं, ये आपके सामने कौन बैठा हुआ है। वो इसे ये यही चीज देखने के लिए होती है कि ब्रेन फंक्शनिंग या मेमोरी कैसी है। डिमेंशिया में होते ही ये है कि उनको याददाश्त भूल जाती है, उनको पुरानी बातें भूल जाती हैं। इसके अलावा क्या है कि न्यूरल कम्युनिकेशन, हम ये देखते हैं कि न्यूरॉन्स और साइनेप्सिस कैसे काम करता है। न्यूरॉन्स में हमारा मैसेज कैसे कन्वे करती हैं, हमारा मैसेज लेके कैसे जाती हैं मसल्स तक, बॉडी तक, और बॉडी से वापस भी तो ब्रेन में आता है ना मसल, और वो कैसे आता है। हम इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नलिंग देखते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है, और भी काफ़ी सारे हैं, नॉरएपिनेफ्रिन है। इसके अलावा एक और है हैप्पी हार्मोन है, जिसको हम सेरोटोनिन जैसे ही एक और हैप्पी हार्मोन है, डोपामीन है। बाकी ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का फंक्शन क्या है, ये होते क्या है, हमारे मूड को कैसे बेहतर करते हैं, या कि इनके काम ज़्यादा होने से हमारे ब्रेन में क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। ब्रेन एंड बिहेवियर रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन हम देखते हैं कि वो ब्रेन कैसे फंक्शन करता है और उसके डिफरेंट एरियाज कौन कौन से हैं। जैसे इधर छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, जैसे फ्रंटल लोब है हमारे दिमाग का हिस्सा है, ये सारे जितने भी हैं ये हमारे पार्ट्स ऑफ ब्रेन है। फ्रंटल लोब है वो डिसीजन मेकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प आउट करता है। मतलब जितने भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, कि डिसीजन मेकिंग कोई भी हो सकती है, हमारे दिन की प्लानिंग हो सकती है, हमारी लाइफ के डिसीजंस हो सकते हैं, जो भी हम लेते हैं वो, ये सारे मैसेजेस फ्रंटल लोब से आते हैं। इसके बाद है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में मेमोरी होती है या लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, जैसे जिसमें हम ये कहते हैं ना कि हम लैंग्वेज कोई सीख रहे हैं, कोई बच्चा सीख रहा है या कोई एडल्ट सीख रहा है। या हम अक्सर ये देखते हैं कि जो 50+ लोग होते हैं उन्हें अपनी जबान भी भूल जाती है, बात करना भूल जाते हैं वो इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनके टेम्पोरल लोब जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद है पैरेटल लोब। पैरेटल लोब है सेंसरी प्रोसेसिंग। सेंसरी प्रोसेसिंग में आता है कि हमारी जितने भी हम हमारे सेंसेस हैं, हमारा देखना, बात करना, इसके अलावा सुनना, टच करना, ये सारी चीजें जो हैं ये आती हैं इसमें। पैरेटल लोब इसको एड्रेस करता है। इसके बाद एक और है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब हमारी विजन को कंट्रोल करता है, जैसे हमारे जिसको हम देखते हैं, हमारी नज़र जो होती है वो ऑसिपिटल लोब कंट्रोल करती है। जिससे अब अगर किसी भी चीज में इश्यूज हो रहे हैं, अगर विजन में कोई इशू है, मेमोरी में है, या अगर सेंसरी में, मतलब कुछ होता है ना, उनको टच, वो टच करो उनको नहीं पता कि मुझे किसने हाथ लगाया है, या अगर उनको टेस्ट आप कर रहे हैं तो उनको टेस्ट, चीज का टेस्ट भूल जाता है। मतलब उनको नहीं पता चलता कि क्या चीज वो टेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ ये ब्रेन में अगर ये लोब्स हैं हमारे, ये इफेक्ट हुए हुए उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स की या तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है या कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी और न्यूरो साइकोलॉजी का डिफरेंस। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो वो ये हमारी ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस और मेंटल डिसऑर्डर्स पे फोकस करती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी इस चीज़ पे फोकस करती है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर कैसे शेप अप हुआ, जैसे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हुई है। जैसे अब
कुछ लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं मिलना जुलना पसंद करते। या कुछ लोगों को जिनको अब मेंटल डिप्रेशन एंजाइटी जैसे उदासी रहना और हर वक्त डर डर खौफ रहना, इतना कि या फिर उसके अलावा होता है कि अब जैसे ओसीडी का आपने नाम सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये सारे डिसऑर्डर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंडर आते हैं। वेरेज न्यूरो साइकोलॉजी में से ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन और बिहेवियर का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। उसमें ये जितने भी मेमोरी है, डिमेंशिया है, एमनेजिया, या फिर जो हमारी ब्रेन से रिलेटेड है, लर्निंग है जिसमें हमारी मेमोरी इन्वॉल्व है, इसके सारे जो डिसऑर्डर्स है वो सारे न्यूरो साइकोलॉजी के अंडर आते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में थेरेपी और काउंसलिंग होती है। जैसे फॉर सपोज अगर किसी को डिप्रेशन हो गया है, तो उसके लिए वो सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, डिप्रेशन वो थेरेपी करवाते हैं, काउंसलिंग होती है। अगर जो न्यूरो साइकोलॉजी है उसमें जब भी आपको कोई ब्रेन की एक्टिविटी का पता चले कि अब हमारी मेमोरी, किसी भी इंडिविजुअल की मेमोरी इफेक्ट हो रही है या कुछ भी इस तरह की यादाश्त इफेक्ट हो रही है, तो उसमें सबसे पहले ब्रेन बेस्ड असेसमेंट्स होती हैं, जिसमें एमआरआई आती है, एफएमआरआई आती है, ये असेसमेंट्स होती हैं और उसके बाद मेडिकेशन स्टार्ट होती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को एंग्जाइटी है तो उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, मतलब वो क्यों हुआ है साइकोलॉजिकली, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, या फिर वो इंडिविजुअल जो है वो उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, हमारा अपनी बचपन हमारा कैसा था, ये सारा हम चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। न्यूरो साइकोलॉजी में हम न्यूरोलॉजिकल कॉजेज देखते हैं कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी तो नहीं है जिसकी वजह से कोई इशू हुआ है। जैसे एग्जांपल दी हुई है क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिप्रेशन थेरेपी, जिसको सीबीटी सीबीटी होती है बेसिकली, सीबीटी है, डीबीटी है, इसके अलावा साइको एनालिसिस है, और बाकी चाइल्ड साइकोलॉजी तो एक और फील्ड आ जाती है, उसके अंदर वो है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है। न्यूरो साइकोलॉजी में हमसे ब्रेन के डिफेक्ट्स देखने हैं, और ये बेसिकली सिर्फ साइकोलॉजिस्ट नहीं होते इसमें, इसमें साइकाइट्रिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो मेडिकेशंस देते हैं, तो उससे और फिर बाद में थेरेपी होती है। के बाद है कि न्यूरो साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या है। एज ए न्यूरो साइकोलॉजिस्ट आप ने क्या करना है कि न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स करनी है, जिसमें अभी जिसमें ये एमआरआई रिपोर्ट है, इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। एमआरआई एमआरआई एफएमआरआई एक्सरेज ये जितने भी हैं, या स्कैन्स जो है, पेट स्कैन है जो कि ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए होता है, इनकी इंटरप्रिटेशन करनी है। डायग्नोसिस करते हैं ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स की, और रिहेबिलिटेशन प्लान्स बनाते हैं, मतलब उन इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हैं जिनको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज में सिर्फ डिमेंशिया अमनेशिया नहीं आता, उसमें एक डिसऑर्डर है फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, डीएसएम में ही है। वो भी आता है, स्ट्रोक के आ जाते हैं, स्ट्रोक आता है, जिसके अलावा और जिसको ब्रेन ट्यूमर होता है, ये ब्रेन हैमरेज होता है, ये भी सारे न्यूरोलॉजिकल न्यूरोसाइकोलॉजी के अंडर आते हैं। इसके बाद है कि न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जो है वो काम किधर किधर कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में, और रिसर्च सेटिंग्स में रिसर्च भी कंडक्ट करते हैं। इसके बाद ये है कि न्यूरो साइकोलॉजी में हम काम क्या क्या करते हैं, बेसिकली हम स्टडी क्या क्या करते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि न्यूरो साइकोलॉजी में कौन कौन से मेथड्स यूज हो रहे हैं, कि उसको हमने स्टडी कैसे करना है। कॉग्निटिव टेस्टिंग करते हैं, जिसमें हम जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हम पेशेंट से ये पूछते हैं आप कौन है, किधर हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपके सामने कौन बैठा हुआ है। तो ये एक टेस्ट होता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं। वो बेसिकली यही देखना होता है कि ये हम डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ भी करते हैं,
एंजाइटी वालों के साथ भी करते हैं, बेसिकली हम डिप्रेशन के साथ ज़्यादा करते हैं। और साइकोसिस, जो जिन लोगों को ये स्किज़ोफ्रेनिया होता है, बाइपोलर होता है, इनके साथ करते हैं। या ड्रग ड्रग इनटेक जिनका ज़्यादा जी। होता है, डिसऑर्डर्स वो होते हैं। केस स्टडीज हम स्टडी करते हैं, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस के, जो इंडिविजुअल है, क्लाइंट पेशेंट है, उसका बिहेवियर बिहेवियर कैसा है, उसका मतलब अब जिस बंदे की मेमोरी इफेक्ट हुई है उसका बिहेवियर भी इफेक्ट हुआ होगा। तो जिसको यही नहीं पता कि मैंने बात क्या करनी है और किससे करनी है, वो एक अनयूजुअल बिहेवियर देगा। ब्रेन इमेजिंग होती है जिसमें एमआरआई, पेट स्कैन्स, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरोसाइकोलॉजी कहाँ कहाँ यूज होती है? क्लिनिकल सेटिंग्स में, जिसमें हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देते हैं। एजुकेशन में हम लर्निंग डिसेबिलिटीज देखते हैं। रिहैबिलिटेशन में हम ब्रेन इंजरी रिकवरी देखते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजी में हम अगर कोई फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर तो बेसिकली फोरेंसिक साइकोलॉजी एक अलग फील्ड है जिसमें हम क्रिमिनल्स की मेंटल हेल्थ को स्टडी करते हैं। तो उसमें भी आ सकता है कि अगर कोई क्रिमिनल ऐसा है जिसको कोई ब्रेन इंजरी है, तो उसकी भी हम न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के साथ स्टडी करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। और रिसर्च करना कि हम कॉग्निशन या हम मेंटल फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि ये ऐसे क्यों होती है। ये आपका आज का बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। तो जी। इसके अभी आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, फिर बाकी का अ, मतलब हम हर मंडे कोई क्लास रख लेंगे, या अगर आपने वीक में 2 दिन क्लास रखनी है तो आप वो भी आप बता सकते हो। बस मंडे ठीक है, अगर आप कहते हैं 2 दिन रखनी है तो 2 दिन रख लें, अगर आप एक दिन इजी हैं तो एक दिन रख लें। आउटलाइन तो आपने देख लिया ना? तो बस मैं बस ये कह इसमें सब कुछ है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, बस मेमोरी नहीं है कि मेमोरी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मेमोरी बनती कैसे है, और वो वाला सारा डिजीजेस थी मेमोरी की, लेकिन फॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा, इसके लिए मैं आपको ना एक बुक बताती हूँ, रक्षंदा शनास की इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। जी। वो उसकी बुक ये आपको पीडीएफ में तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको हार्ड फॉर्म में मिल जाएगी। इसका थोड़ा सा मरून से कलर का इसका वो कवर है। उसकी जो जी। अगर आप बुक लेती हो तो उसके अंदर ये काफी ज्यादा ये सारी न्यूरो साइकोलॉजी, न्यूरॉन्स, मेमोरी कैसे बनती है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारा कुछ न्यूरो साइकोलॉजी ऑलमोस्ट उसके अंदर है। मिस अगर क्या नाम है बुक ऑथर का? रक्षंदा शनास, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। जी। अगर आपने बुक पढ़नी है तो बुक पढ़ सकती हो, वरना आप आर्टिकल्स, अगर बुक रीडिंग बुक्स ने नहीं करना, इंटरनेट से पढ़ना है तो इंटरनेट पे तो रिसर्च भी काफ़ी है। यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे लेक्चर्स हैं। इसके अलावा जो आपकी बाकी के आगे लेक्चर्स हैं, जैसे जो अभी आप कह रही हो मेमोरी फॉर्मेशन और ये सारा कुछ, वो तो फिर आपके नेक्स्ट क्लास से होगा। आज तो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि न्यूरो साइकोलॉजी क्या जी। होती है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। जी। और अगर आपने आज मतलब इसके आज के लेक्चर में या वैसे ओवरऑल कोई सवाल करना है तो आप अभी पूछ सकती हो। नहीं, मिस आज का लेक्चर क्लियर है, थैंक यू।